तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में हमें सभी फॉर्मूले और जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो फॉर्मूले कैसे बने वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक डेफिनेशन से कि सर्कल क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको 10 चैप्टर में ये चीज़ बता दी थी कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसके अंदर हमसे क्या बताया कि कोई भी प्लेन है, जैसे पेपर कोई प्लेन दे रखा है, इस प्लेन पर कहीं भी कुछ इनफाइनाइट पॉइंट्स दे रखे होंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, इस वाले पॉइंट का निकालें, इस वाले का निकालें, या इस वाले का निकालें, या इसका। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, और जब इन हम पॉइंट्स को सारे इनको जोड़ते रहेंगे तो इनसे जो हमें फिगर मिलेगी वही क्या कहलाएगी, वही होगा हमारा क्या, एक सर्कल। तो ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर कितने पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर से ये जो दूरी है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं फिक्स्ड डिस्टेंस। अब वो फिक्स्ड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाए तो भी वही होगा, यहाँ से यहाँ तक जाए तो भी वही होगा। और फिक्स पॉइंट कौन सा है, फिक्स पॉइंट ये है। जैसे फिक्स पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, ओ। और इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं इसका सेंटर। और ये जो बराबर दूरियां हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस, ये हो, या फिर इस प्लेन पर मान लीजिए इन पॉइंट्स के अलावा और भी पॉइंट हो, यहाँ पर एक पॉइंट हो, यहाँ पर हो, इधर हो, तो इस पॉइंट से अगर हम इधर की तरफ चलें, ये वाला डिस्टेंस चलें, ये वाला डिस्टेंस चलें, तो ये सारे ही डिस्टेंस क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज तो आपको पता होगी। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, ये चीज हमें पता चल गई। और फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये हमें पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। और दूसरा हो गया हमारा क्या, फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज तो आपको पता होगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं। अब आगे हम देखते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है या अगला जो हमारा पॉइंट है वो होता है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है उसको देखते हैं। तो अगला हम समझेंगे कि व्हाट इज डायामीटर। तो डायमीटर इज द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल थ्रू द सेंटर। मतलब अगर मान लीजिए कोई सर्कल आपको दे रखा है और उसके सेंटर से होते हुए आप सर्कल की बाउंड्री में गए, जैसे यहाँ पर ये सेंटर है और इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट था हमारा बाउंड्री पर, और इस पॉइंट से आप इधर की तरफ आए, तो जो लाइन आपको सेंटर से होकर लेकर जाती है सर्कल के इधर वाली बाउंड्री से और इधर वाली बाउंड्री तक, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। जैसे अगर मान लीजिए हम बाउंड्री पर यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर हमें आना है, अगर हम सेंटर से होते हुए जाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमेशा डायमीटर कहलाएगा। सेंटर से हम किधर की तरफ को भी डिस्टेंस बना लें अक्रॉस द सर्कल, तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर क्या होता है, ये हमेशा रेडियस का डबल होता है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक की जो बात करें, ये क्या होगा हमारा रेडियस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि फिक्स पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर किधर की तरफ भी चले जाएं, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा सेंटर। तो वो जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, उसी का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो आप कह सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस across a circle through the center। ठीक है, ये सेंटर से होकर जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और ये सर्कल के दो हिस्से करती है, सेमी सर्कल बना देती है, ये भी आप जानते ही होंगे। तो डायमीटर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि डायमीटर क्या होती है, वो डबल होती है किसकी, रेडियस की। या फिर आप क्या कह सकते हो कि रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, यहाँ से d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2r। मान लीजिए रेडियस को r कह दिया और डायमीटर को क्या कह दिया गया है, d कह दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो पॉइंट्स, हमने सर्कल समझ लिया, डायमीटर समझ लिया, रेडियस समझ लिया और साथ में सेंटर समझ लिया। अब हम देखते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट आप डालोगे कि व्हाट इज सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस की पहले हम डिफाइन लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज सरकमफ्रेंस। तो इसको हम लिखेंगे कि इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड
बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल। मतलब किसी भी सर्कल पर आप पूरा का पूरा एक राउंड लगा कर आइए एक बार, तो वो जो डिस्टेंस आपने कवर किया होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जैसे अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और उस सर्कल की बाउंड्री पर आप कहीं खड़े हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इस जगह पर खड़े हुए हो, तो अगर आप ऐसे करके बाउंड्री पर घूम के जा रहे हो और वापस आपको लौटकर यहीं पर आना है, इसी पॉइंट पर अगर अगर आप चलकर आ गए, तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। या फिर इसी को ही हम कह देते हैं कि यही क्या है, लेंथ या फिर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। हमने बाउंड्री पर कितना डिस्टेंस कवर किया है उसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी छोटी क्लासेस में बताया जाता है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2πr। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो क्या होता है, वो होता है डायमीटर मल्टीप्लाई बाय पाई। और पाई की क्या वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू या तो हम लेते हैं 3.14 या फिर हम लेते हैं 22/7। ये आपको क्वेश्चन में या तो बताई जाएगी, वरना आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और वो इजी सॉल्व हो जाए उसके हिसाब से आप देखोगे। कई जगह पर आप 22/7 यूज करोगे, कई जगह पर 3.14। तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था डायमीटर को हम 2r लिख सकते हैं। तो अगर मैं सरकमफ्रेंस को c से डिनोट करूं और डायमीटर को क्या लिखूं, d, और तो d मल्टीप्लाई पाई किसका फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का। और d जो होता है वो 2r के भी इक्वल होता है। तो हम सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं d की जगह पर 2r मल्टीप्लाई बाय पाई। तो इसको लिखने का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हो, हम ऐसे लिखते हैं 2πr। तो ये हो गया 2πr, और यही क्या है हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि एक नंबर में कभी कोई पूछने लगे या क्वेश्चन में आ जाए कि पाई जो है वो कैसा नंबर है, पाई तो होता है आपका इरेशनल नंबर, लेकिन 3.14 और 22/7 जो उसकी हम वैल्यूज लेते हैं अपना कैलकुलेशन या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये रेशनल नंबर है। ठीक है। पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पूरा डिटेल में बताया था, उस चीज में हम नहीं जाएंगे। ये चीज आप समझ गए होगे कि सरकमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस, ये सब चीजें, सेंटर, ये सब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज और, जैसे छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जैसे अगर हम बाउंड्री पर घूम के आ रहे हैं, तो बाउंड्री पर घूम के आने को हम क्या कहते थे, पेरीमीटर भी कहते थे। जैसे अगर आपके सामने कोई स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर आप इस तरीके का बनाते थे, और मान लीजिए इसकी साइड दे रखी है ये वाली 10, ये वाली 10, ये भी 10 दे रखी है और ये भी 10। तो अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो और यहाँ से घूमकर वापस आप यहीं पर आओगे, तो आप कितना डिस्टेंस कवर करके आए, 40। चारों को प्लस कर देते थे, या फिर हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लगाया था, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड मतलब 4 10 या 40, उस तरीके से भी आता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम बाउंड्री पर घूम रहे हैं, तो इसीलिए हम सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कह देते हैं। तो इस बात को भी आप लिख कर चलोगे अपने नोट्स में। तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम क्या कह देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कह देते हैं। ये बात तो हो गई किसकी, सर्कल की। अब हम देखते हैं सेमी सर्कल के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगला आपका जो टॉपिक है या अगला जो पॉइंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा आप गड़बड़ करोगे या गलती कर सकते हो। तो सेमी सर्कल का भी सरकमफ्रेंस होता होगा। ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने सर्कल का आधा इस तरीके से इसको बना दिया गया, तो अगर आपको इसका सरकमफ्रेंस पूछा जाए, तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, यहाँ से चलकर हम यहाँ तक आए। अगर इस तरीके की फिगर आपके सामने आती है, तो वहां पर आप सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला लगाओगे, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो हम लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस, अभी हमने पीछे पढ़ा था 2πr, और ये सेमी सर्कल है मतलब आधा सर्कल है, तो हम उसका आधा कर देंगे। तो 2πr का जब हाफ करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बचेगा, πr। ठीक है। लेकिन अगर सेमी सर्कल इस तरीके का ना देकर हमको क्वेश्चन में इस तरीके का शो कर दिया गया कि कोई प्रोटेक्टर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोटेक्टर है और उस प्रोटेक्टर का पेरीमीटर बताइए, तो अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि पेरीमीटर जो उसी को सरकमफ्रेंस कह देते हैं, तो आप इसमें भी 2πr लगाए आओगे।
और मान लीजिए उसने यहाँ से इसको ऐसे करके बंद करके दे दिया, तो आप फिर क्या करोगे, आपको अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है तो ये होगा बस पाई आर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आए हैं ये पाई आर आए हैं हम, तो ये वाला डिस्टेंस तो अब भी रह गया, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ से चले वहीं पर वापस आना है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये पाई आर और साथ में ये वाला क्या हो जाएगा इसका डायमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा पेरीमीटर होगा इस वाली फिगर का, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे पाई आर प्लस डायमीटर। तो पेरीमीटर इस वाली फिगर का क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डायमीटर, या फिर डायमीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं 2r, तो आप लिख दोगे पाई आर प्लस 2r। क्योंकि आप और भी कोई रिफ्रेशर वगैरह भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो RS अग्रवाल या RD, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पेरीमीटर अगर सेमी सर्कल का दे रखा है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसमें नीचे वाला जो डायमीटर है इसको भी जोड़ना पड़ता है हमें। और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर बताएं हम सिंपल, तो हमें पता ही है वो कितना होता है, वो पाई आर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर इस पॉइंट से मैं चला था और इस पॉइंट से मेरे को बस यहाँ तक आना है आधा चलकर, तो मैं इसका आधा कर दूंगा पाई आर। लेकिन अगर इस तरीके की फिगर है तो मुझे उसमें डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई हमारी सरकमफ्रेंस की कि हम बाउंड्री पर घूम रहे हैं। अब बात आगे करते हैं हम एरिया ऑफ द सर्कल की। तो आगे आप पढ़ोगे एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया हमने पढ़ रखा है सर्कल का छोटी क्लासेस में। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया क्या होता है, एरिया होता है कि जो हमने अभी पीछे क्लोज्ड फिगर बनाई है, उन क्लोज्ड फिगर में अंदर की तरफ कितना स्पेस है। जैसे ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये वाला जो पूरा का पूरा स्पेस है, इसी को क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, लेकिन जो सरकमफ्रेंस था उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि बस हम कहाँ कहाँ पर घूम रहे हैं, बाउंड्री पर। लेकिन यहाँ पर इसने कितना, यहाँ पर ये जो स्पेस है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल। यही अगर मान लीजिए सेमी सर्कल हो जाए तो क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो यहीं पर आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो क्या होगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। मतलब कोई सर्कल दे रखा है और उस सर्कल का हमें बस आधे का एरिया अगर निकालना हो तो हम पूरा का पूरा सर्कल ऐसे बना लेंगे और आधा मान लीजिए हमें बस कोई सा भी एक, ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला मान लो। तो ये वाला अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 लगाएंगे। ठीक है, और आधा करने के लिए ये जो हमने बनाई होगी ना, ये बीच में से जो हमने बनाई है ये डायमीटर ही होगी, क्योंकि डायमीटर ही वो कॉर्ड होती है, वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड कर सकती है। उसके बाद अगला आता है हमारा क्वाड्रेंट। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे क्वाड्रेंट के ऊपर। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा। तो क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का ही चौथा हिस्सा होता है। क्वाड का मतलब होता है 4, तो हम सर्कल के 4 हिस्से कर दें तो एक हिस्से का अगर एरिया पूछता है तो हम सर्कल का चौथा हिस्सा निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, जैसे अगर सेमी सर्कल का भी आधा कर दो तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए कोई सर्कल दे रखा होगा और उस सर्कल में मान लीजिए इतना एरिया आपसे पूछा गया, बस ये वाला जो एरिया है। जैसे इसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, और इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट का एरिया आपसे पूछ लिया, तो ये क्या है, इसका ये क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लगाओगे। ठीक है, ये हो गया पूरे सर्कल का, ये आधे सर्कल का, और ये आधे सर्कल का भी आधा, तो हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहां तक आप बेसिक तो समझ गए जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो हमारा 10th क्लास में जरूरत पड़ने वाला है। तो आगे हम देखते हैं पहले आर्क क्या होती है, फिर हम सेक्टर और सेगमेंट वगैरह देखते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, फिर करते हैं हम। देखो, तो अब आगे अब किसकी बात आती है, आर्क ऑफ ए सर्कल। तो ये सर्कल की आर्क क्या होती है, जैसे अगर आपके सामने मान लीजिए कोई सर्कल दे रखा है, तो उस सर्कल की जो पूरी की पूरी बाउंड्री हो उसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। कि अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर खड़े थे और इस पॉइंट तक ही हमें वापस लौट कर आना है, तो आप पूरी की पूरी जो बाउंड्री घूम कर आ रहे हो वो होगी सरकमफ्रेंस। लेकिन उसी सरकमफ्रेंस का अगर छोटा सा हिस्सा हम कोई ले लें, उसी को हम क्या कहेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 आर्क बनाई, जैसे एक मतलब इसका टुकड़ा हमने ले लिया यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ये वाला जो टुकड़ा है ये क्या हो गई, इसकी आर्क हो गई, मतलब ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये हो गई इसकी आर्क। और कौन सी आर्क,
इसको हम कहते हैं इसकी माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटी आर्क। और जो इसमें बड़ा वाला जो टुकड़ा बचा अब सर्कल का, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मेजर आर्क। जैसे ये यहां से लेकर और यहां तक का ये जितना भी टुकड़ा बचा है सर्कल की बाउंड्री का, इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया अपना मेजर आर्क। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये हो गया मेजर आर्क। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम क्या दे दिया सी, और यहां पर बीच में दे देते हैं कुछ नाम, मान लीजिए मैंने बी नाम दे दिया, इधर कोई नाम दे दिया डी। तो अगर आपको माइनर आर्क का नाम लिखना है तो माइनर आर्क यहां से यहां तक हो जाएगी। माइनर आर्क का नाम क्या लिखेंगे हम, ए बी सी, और ऐसे करके ऊपर बना देंगे, ये माइनर आर्क हो गई। उसके बाद मेजर आर्क कौन सी है, तो मेजर आर्क यहां से लेकर हम ए से डी पर गए और फिर सी तक आए, तो ये ए डी सी जो है ये क्या है आपकी मेजर आर्क। ठीक है, आर्क समझ गए क्या होती है। अगर आप आर्क समझ गए तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला हमारा क्या है कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर सर्कल का वो एरिया होता है या वो क्षेत्र होता है जो दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है सेक्टर। तो यहां पर आप लिखोगे, अब हमें पढ़ना है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो सेक्टर पर या सेगमेंट पर ही आएंगे। तो पहले हम सेक्टर समझते हैं। तो सेक्टर के लिए आप इसकी डिफाइन लिखोगे कि इट इज द रीजन ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई and the corresponding arc। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल दे रखा हो, उसके में दो रेडियस दे रखी है और उन दोनों रेडियस के अलावा एक आर्क होनी चाहिए, उनके बीच का जो एरिया होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे मैं अगर आपको इसमें थोड़ा सा समझाऊं तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल के अंदर हम दो रेडियस बनाते हैं और एक आर्क बनाते हैं, और वो इस तरीके से बनाएंगे कि उनके बीच में कोई एक एंगल बन रहा हो। जैसे एक सर्कल बना लिया और मान लीजिए उस सर्कल की हमने क्या बना ली, एक आर्क बना ली। तो यहां से यहां तक ये मैंने क्या बना ली, एक आर्क, माइनर आर्क बना ली। ठीक है, ये वाली क्या हो गई इसकी, ये माइनर आर्क हो गई। और अब हमने इस सर्कल का क्या ले लिया, एक सेंटर ले लिया, ये हो गया इस सर्कल का सेंटर, मान लीजिए ओ नाम है। तो यहां से इधर की तरफ चलें तो भी क्या होगा, ये रेडियस, और इधर की तरफ चलें तो भी क्या होगा, ये रेडियस ही होगा, क्योंकि सेंटर से और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है या बाउंड्री होती है उस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इसका रेडियस। तो यहाँ पर ये भी इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इन दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल बनता है, जैसे हमने उसको क्या नाम दे दिया, थीटा। तो ये जो दोनों रेडियस थी और ये जो माइनर आर्क थी, इसने जो ये एरिया, ये जो क्षेत्र कवर किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेक्टर। कौन सा वाला, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये किसने बनाया है, माइनर आर्क ने बनाया है। ध्यान से समझो, ये जो जिसमें मैंने आपको यहाँ पर शेड कर दिया है, कलर कर दिया है, यही क्या है, हमारा एरिया मतलब सेक्टर है। तो इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो अभी आप इसका फॉर्मूला समझ लो पहले, और वो फॉर्मूला फिर कैसे आया है ये धीरे धीरे अभी आप समझ जाओगे जब वीडियो को आगे देखते रहोगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ, कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है क्योंकि ये माइनर आर्क ने बनाया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लेते हैं थीटा अपॉन 360। अब 360 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, और हमें पूरे के पूरे सर्कल का तो निकालना नहीं है, हमें बस सर्कल के इतने हिस्से का निकालना है जिसमें ये एंगल थीटा बन रहा है, और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये है एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का वो हिस्सा जो कि इतने का एंगल बना रहा हो, बस हमें वही तो चाहिए, तो इसीलिए थीटा अपॉन 360 कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि ये माइनर आर्क है तो मेजर आर्क भी है, मेजर आर्क भी तो दे रखी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें माइनर सेक्टर के अलावा मेजर सेक्टर पूछ ले, तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा, तो मेजर सेक्टर होगा दोनों रेडियस और इस मेजर वाली आर्क के बीच का। ठीक है, माइनर सेक्टर किस किस के बीच का है, दोनों रेडियस और माइनर आर्क के बीच का, और जो मेजर सेक्टर होगा वो किस किस के बीच का होगा, दोनों रेडियस और मेजर आर्क के बीच का। तो उसको निकालने के दो मेथड हैं, आप कोई सा भी मेथड समझ लेना, या कोई से भी मेथड से आप एग्जाम में भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पहले तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो दोनों की दोनों रेडियस हैं इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, मेजर सेक्टर के हिसाब से देखना अब हमको। तो मेजर सेक्टर जो है हमारा उसका एंगल बैठेगा ये वाला, यहां से लेकर ये वाला। तो ये टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360। तो 360 में से अगर ये थीटा है तो ये कितना बचा, इसको माइनस कर दो, ये बचा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो हमें एंगल लेना है ऊपर की तरफ वो लेंगे हम 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या है इसका, जैसे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि ये जो थीटा है 60 डिग्री का है, तो आपको माइनर सेक्टर का अगर एरिया निकालना होगा तो इस थीटा की जगह क्या रख देंगे 60। तो अगर ये अंदर वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये बाहर का कितने का बचा, ये 300 का बचा। तो अगर आपसे मेजर सेक्टर पूछता है तो आप 360 माइनस 60 कर दोगे, 300 ऊपर आ जाएगा, 360 नीचे है ही और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर आप और क्या कर सकते हो, इसी के अंदर हम कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे के पूरे सर्कल में से हम क्या करें, इस माइनर सेक्टर को निकाल दें। क्या निकाल दें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अगर आप पूरे के पूरे सर्कल में से ये छोटा वाला टुकड़ा निकाल दोगे माइनर सेक्टर वाला, तो बचेगा क्या, मेजर सेक्टर ही तो बचेगा। तो हम ये भी तरीका अपना सकते हैं कि पूरे सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का ये वाला है, इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें इसमें से। तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, या तो डायरेक्ट पहले एंगल निकाल लो उसके बाद कर लो, या फिर ये वाले तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसमें मैं शेड करे देता हूं। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा माइनर, और ये वाला हो गया मेजर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया मेजर सेक्टर, और जो नीचे वाला ये जो हमने शेड किया है ये वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, ये कुछ कुछ पिज्जा के जैसा देखने में लगता है, वही सेक्टर होता है। तो ये हो गया सेक्टर के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। अब इसके हम सेक्टर के दो केस पढ़ते हैं, जब एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाए 180 का, और जब यहाँ पर एंगल कितने का हो जाए 90 का। तो वो क्या केस पढ़ते हैं, मतलब किस तरीके के केस बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो अब आगे आप देखोगे कि अगर थीटा कितने का हो 180 डिग्री, मतलब सेक्टर के बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री, दोनों रेडियस के बीच का। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर इफ थीटा इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा इसमें कितना बता दिया इसने 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर इस थीटा की जगह पर क्या रख देते हैं 180, और अपॉन में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 0 से 0 कैंसिल हो सकती है, 18 बन जाए 18 और 18 टू जा 36। तो पाई आर स्क्वायर की जब 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया 2। तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है, जब हमने थीटा 180 लिया तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आया। तो इसका मतलब ये तो सेमी सर्कल बन रहा होगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी तो था, पूरे सर्कल का अगर पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आया है जब थीटा 180 डिग्री है, तो ये उस टाइम पर कैसी फिगर बनती है, उस टाइम पर ये असल में एरिया ऑफ सेमी सर्कल ही होता है। तो हम इसको एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं। कब, जब थीटा कितने का दे रखा हो 180 डिग्री का। मतलब हमारे पास जो सर्कल होगा उस सर्कल में सेक्टर जो होगा, मतलब दो रेडियस हैं, जैसे एक रेडियस ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई, और एक रेडियस इधर की तरफ को हो गई ये वाली। तो दोनों रेडियस जो है ये इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये है 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री का जो एंगल बना रही है तो कुछ कुछ ऐसी फिगर बन गई ना। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ सेक्टर है अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो वहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल ही हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 भी रख सकते हो। अब अगला आता है कि अगर मान लीजिए थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो आप यहां पर लिखोगे इफ थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो वहां पर आप लिखोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या लेना अब हमको 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 बन जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4।
तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये कैसा बन रहा होगा, तो ये तो कुछ कुछ ऐसा ही हमारा फॉर्मूला आ गया जैसा अभी हमने क्वाड्रेंट का पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये बिल्कुल वही चीज हो गई जो हमने अभी पीछे सेक्टर ऑफ सर्कल में पढ़ी थी, बस वहां पर एंगल अलग अलग है। जैसे यहाँ पर ये माइनर सेक्टर की आर्क थी और ये दो रेडियस के बीच का एंगल थीटा था। ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई माइनर और मेजर है ही नहीं, क्योंकि सेमी सर्कल में तो दोनों आर्क बराबर होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, ये हो गई आर्क, ये दोनों क्या हो गई, रेडियस, और इन दोनों के बीच का ये क्या हो गया, एंगल। और 180 डिग्री का अगर एंगल है तो क्या बन गया, वो सेमी सर्कल। ठीक है, इसी तरीके से अब नीचे मैं बना के आपको दिखाता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और उस सर्कल के अंदर हमारे पास एक रेडियस ऐसे बन रही होगी और एक रेडियस ऐसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें एंगल कितने का लेना है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास दो हो गई क्या, रेडियस, और ये यहां से यहां तक ये क्या हो गई, ये हो गई आर्क। तो ये क्या बन गया, ये एक सेक्टर ही बन गया, और साथ में इसको आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कह सकते हो फिर तो जो हमने क्वाड्रेंट का एरिया बनाया था पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, वही इससे आया। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि यही क्या है हमारा, यही है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, और पूरे सर्कल का भी अब आप समझ सकते हो इसी से ही। जैसे पूरा सर्कल है तो पूरे सर्कल का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है, जैसे यहाँ पर ये 90 दे रखा है तो पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 360। 360 होने का मतलब है यहाँ थीटा की जगह पर क्या रख देंगे हम, 360। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बस पाई आर स्क्वायर। तो वही तो होता है फॉर्मूला सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने दो केस देख दिया, इससे ही हम समझ गए कि हमें सेक्टर का, सेमी सर्कल का, क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला हमको लगाना है। ठीक है, और मेन जो फॉर्मूला है वो ये याद रखना, ये यहाँ पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये है इसका मेन फॉर्मूला। मेजर सेक्टर के लिए या तो हम ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया है, या फिर आप क्या काम करना, पूरे के पूरे सर्कल में से कौन सा वाला हिस्सा निकाल देना, माइनर सेक्टर वाला हिस्सा माइनस कर देना, तब भी क्या आएगा, मेजर सेक्टर का ही एरिया आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड चीज के, अगर मान लीजिए यहाँ तो एरिया की बात हो गई, हमसे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ पूछ ले। जैसे यहाँ पर ये माइनर आर्क कितनी है ये पूछ लेगा, या ये मेजर आर्क जो है इसकी लेंथ कितनी है ये पूछ लेगा। तो पहले हमें एक चीज तो पता ही है कि पूरी की पूरी जो लेंथ है ये कैसे निकलती है, ये निकलती है 2 पाई आर से। मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी कि ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है जो हम कवर करते हैं, ये क्या होता है, 2 पाई आर। तो उसी में से हमसे छोटा सा टुकड़ा पूछ लेगा, कभी माइनर आर्क पूछ लेगा, कभी मेजर आर्क पूछ लेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब उसको देखते हैं। तो अब आगे देखोगे कि लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था, मैं इसको लिख कर भी दिखाई देता हूं, बार बार पीछे ना देखना पड़े। लेंथ ऑफ ए सर्कल, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। अब उसी में से ही हमसे क्या कहेगा कि कोई सर्कल है और उस सर्कल में से माइनर आर्क और मेजर आर्क की लेंथ बताइए। जैसे यहां से यहां तक मैंने ये मान ली क्या, ये हो गई माइनर आर्क, इसकी लेंथ पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। और इसी में ही हमने क्या बना दी, एक मेजर आर्क, यहां से यहां तक ये क्या हो गई, मेजर आर्क। तो इन दोनों की लेंथ हम कैसे निकाल पाएंगे, उसका भी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आगे आप लिखोगे कि हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर। तो सिंपल है, जैसे अभी आपने पीछे एरिया का फॉर्मूला बनाया है, एरिया में आपने क्या किया था, जो एरिया का फॉर्मूला था उसके आगे आपने एंगल देखा था, कितने एंगल की आपको सेक्टर निकालना है। इसी तरीके से आपको देखना है कि यहाँ से ये जो रेडियस डली हुई है, एक रेडियस ऐसे बनी हुई है, एक रेडियस ऐसे, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गया, थीटा एंगल। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर्क कितनी होगी, तो हम 2 पाई आर का वो हिस्सा निकाल रहे हैं जो कि इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया में क्या ले लेते हैं यहाँ, पाई आर स्क्वायर, और जब हम लेंथ निकाल रहे होंगे क्योंकि बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या रख देंगे, 2 पाई आर। तो यहाँ पर आपके पास ये तो हो गई बात किसकी, ये हो गई मान लीजिए आपका माइनर आर्क, ये हो गई, अच्छा ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ये बिना बात की काटा, ये लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या है अपनी माइनर आर्क है, ये इतने हिस्से की बात कर रहा हूं मैं।
और ये जो पूरी की पूरी जो मैंने ग्रीन से शो करी है ये क्या है, ये हो गई अपनी मेजर आर्क। तो आपको अगर निकालना हो लेंथ ऑफ मेजर आर्क तो आप यहां पर लिखोगे लेंथ ऑफ द मेजर आर्क या फिर आर्क ऑफ द मेजर सेक्टर, ऑफ द मेजर सेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे अभी पीछे किया था, यहां से यहां तक का ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो यहां पर हम एंगल रख देंगे 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और इंटू 2 पाई आर। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे बाउंड्री में से अगर हम ये वाला अगर निकालना चाह रहे हैं माइनर आर्क तो हम एंगल लेंगे ये वाला थीटा, और अगर हमें निकालनी है मेजर आर्क तो हम ये वाला एंगल लेंगे जो इसने बना रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज करके दिखा सकते हैं कि अगर हमें ये जो माइनर आर्क है अगर ये पता चल जाए तो हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम पूरा का पूरा जो लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब कि जो पूरा का पूरा सर्कल की आर्क दे रखी है, मतलब पूरे सर्कल की कितनी है 2 पाई आर, तो हम 2 पाई आर में से क्या माइनस कर दें, लेंथ ऑफ माइनर आर्क अगर माइनस कर दें तब भी वही बात बनेगी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। भाई ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, यहाँ पर मैंने आपको बताई थी पूरे सर्कल की लेंथ। तो उसमें से अगर आपने ये वाली माइनर आर्क माइनस कर दी तो बचेगी कौन सी, मेजर आर्क ही तो बचेगी। तो आप चाहो तो पहले एंगल निकाल के तब निकाल लेना, या फिर पूरे सर्कल की जो आर्क है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, माइनर आर्क को माइनस कर देंगे। दोनों ही तरीके ठीक है, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सेगमेंट क्या होती है। सेक्टर तो आप समझ गए होंगे, अब हम देखते हैं सेगमेंट क्या है। तो अगला आप टॉपिक डाल लो, अपने नोट्स मेरे साथ बनाते चला करो। तो अगला हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेगमेंट क्या होती है, तो उसको आप लिख सकते हो कि ये वो रीजन होता है, पहले डिफाइन लिख देता हूं मैं, द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। सर्कल की एक कॉर्ड होगी और एक आर्क होगी, उन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, जो वो दोनों की दोनों जो चीजें हैं, मतलब आर्क और कॉर्ड जो हैं उनके बीच का जो एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया एक सर्कल, और सर्कल में ये ऐसे करके क्या बन जाती है, कॉर्ड बन जाती है। कॉर्ड तो आपको पता होगा ना, मैंने आपको 10 चैप्टर में बताया था कॉर्ड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है। तो अगर सर्कल को कोई लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स पर इस तरीके से टच कर रही है, सेंटर से भी जा सकती है, असल में जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और तो ये कॉर्ड अगर बाहर की तरफ निकलती है तो सीकेंट कहते हैं, लेकिन ये अगर यहाँ पर ऐसे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करेगी तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। जैसे इस कॉर्ड का हम क्या नाम दे देते हैं, ए बी, और इसमें आर्क कौन सी है, आर्क है आपकी ये वाली। तो कॉर्ड के और आर्क के बीच का जो एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सेगमेंट। कौन सा एरिया बैठेगा, ये एरिया हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहां पर कॉर्ड कौन सी है अपनी, कॉर्ड है ए बी, और अगर आपसे पूछा जाए कि आर्क कौन सी है तो आर्क का भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया सी, तो यहां पर आप लिख सकते हो कॉर्ड कौन सी है, कॉर्ड है आपकी ए बी, और आर्क कौन सी है, आर्क है आपकी ए सी बी, और ये भी कौन सी आर्क है, ये है माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं, ये ए सी बी, ये वाला जो हमारा एरिया दे रखा है यही हमारा क्या है, ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी आर्क ने बनाया है, ये बनाया माइनर आर्क ने। और यहीं पर अगर मान लीजिए ये जो बड़ी वाली आर्क है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया डी, तो एक आर्क और बन गई, अब इसमें कौन सी, एक बन गई ये वाली आर्क ए डी बी, ए से लेकर और बी तक का इधर से ये जो एरिया है ए डी बी वाला, तो ए डी बी वाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी मेजर आर्क। कौन सी, मेजर आर्क, मैं आपको दिखाता हूं। मेजर आर्क हो गई ये वाली, यहां से लेकर और यहां तक की, ये हो गई मेजर आर्क। तो मेजर आर्क ने और कॉर्ड ने जो एरिया बनाया होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये वाला जो एरिया है ये हो गया अपना मेजर सेगमेंट। ठीक है,
अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे हम, मेन चीज़ तो वही है, क्योंकि हमें जो आएगा वो इनका एरिया निकालने के लिए आएगा। तो आप पहले इसको लिख देना कि ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कह सकते हैं, मेजर सेगमेंट। अब इसको ध्यान से समझ लेना, मैंने जो बताया है, अगर कॉर्ड के और मेजर आर्क के बीच का एरिया है तो वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। अगर कॉर्ड के और माइनर आर्क के बीच का एरिया है तो वो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। तो इनका एरिया निकालने का क्या तरीका है, तो अब आप यहां पर निकालोगे कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले हम माइनर सेगमेंट का समझते हैं, मेजर का तो फिर आप समझ ही जाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए सर्कल है और सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। इस ओ सेंटर से एक रेडियस आपने ऐसे बनाई, ये रेडियस मान ली आर है, और एक रेडियस आपने ऐसे बनाई, ये रेडियस भी कितनी है, आर है, क्योंकि रेडियस तो कैसे ही बना लो, दोनों की दोनों बराबर ही रहनी है। और इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर वो कितना है, वो है थीटा। तो आप क्या काम करोगे, आपको ये जो सेक्टर दे रखा है यहां से यहां तक का, मतलब ये जो सेक्टर है जिसका नाम है AOBC, ठीक है, इस पूरे के पूरे सेक्टर में से अगर हम ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दें, कौन सा, AOB, तो हमारे पास ये सेगमेंट ही तो बचेगी। तो हम इसके अंदर क्या तरीका लगाते हैं, आपको सीधा सीधा पहले लिखना होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, AOBC, मतलब ये वाला इतना एरिया AOBC, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, दो रेडियस के और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, सेगमेंट, वो कहते हैं ना सेक्टर। अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ये सब चीजें। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOBC में से क्या माइनस कर देंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और मान लीजिए इस ट्राइंगल का नाम क्या है, AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सेगमेंट बची, ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये एंगल कितने का दे रखा होगा, क्या ये हर एक एंगल पे लागू हो जाएगा, क्योंकि कई बार ट्राइंगल हमारे पास तो कैसा भी हो सकता है। तो मैं आपको इसमें दो तीन केस से समझाता हूं और एक जनरल फॉर्मूला हम बनाते हैं, जिससे कि वो फॉर्मूला हम हर एक क्वेश्चन में लगा सकें। तो इसमें मैं आपको पहला केस बताता हूं। अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा, जनरल फॉर्मूला होगा, आप हर जगह पर लगा सकते हो उसको। पहले हम लिखते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है ये कितने का दे दिया गया, अगर हमको 90 डिग्री का, तो आप माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे। तो उसके लिए सिंपल है, पहले मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए कोई सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर ये क्या बन गई, ये कॉर्ड, और ये क्या हो गई, इसकी माइनर सेगमेंट हो गई। तो माइनर सेगमेंट कौन सी हो गई, जिसमें मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। जैसे ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया, ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट किस किसने बनाई है, कॉर्ड ने। कौन सी कॉर्ड है, मान लीजिए कॉर्ड का नाम दे देते हैं AB, और माइनर आर्क कौन सी है, माइनर आर्क हो गई ये वाली। तो अब अगर आपको यहाँ पर जो एंगल है दोनों के दोनों रेडियस के बीच का, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे दिया गया, 90 डिग्री। तो आपको एक चीज पता है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, ये इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, मतलब AB को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। तो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। तो हम सिंपल निकाल सकते हैं फॉर्मूले में लगाकर 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये क्या है अपनी माइनर सेगमेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आपको क्या काम करना है, ये जो सेक्टर बना है पूरा का पूरा, जैसा नाम हमने इधर दिया था, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट का नाम देता हूं मैं C। तो यहां पर आपको लिखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर AOBC। अब AOBC कौन सा एरिया है, ये पूरा का पूरा घिरा हुआ सेक्टर। आपको मैंने अभी पूरे अच्छे डिटेल में बता दिया, सेक्टर में कंफ्यूज मत होना कि सेक्टर कौन सा एरिया है। ये पूरा का पूरा AOBC क्या है, सेक्टर है। इसमें से क्या माइनस कर दें, ये वाला ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री दे रखा है तो आप सिंपल कर दोगे, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या लगा दोगे, θ/360 इंटू πr²। और अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है तो आप सीधा लिख देना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट दोनों की दोनों बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है।
ठीक है। तो अगर 90 डिग्री का दे रखा है तो सिंपल है। अब हम केस देखते हैं एक 60 डिग्री वाला, और फिर मैं आपको बताता हूं कि जनरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो नेक्स्ट केस देखो, इफ थीटा इक्वल टू है कितना 60 डिग्री, तो वहां से हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा। तो देखो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है 60, यहाँ पर 90 था तो सीधा सिंपल था, बेस और हाइट मिल ही जाते, क्योंकि बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अगर 60 डिग्री का एंगल आ जाए तो कैसे करेंगे। तो असल में ये जो ट्राइंगल होगा ना AOB, अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का दे दिया तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगा देंगे फिर। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मान लीजिए जैसे अगर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम दे रखा है क्या AOB। तो यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर हो गया O, यहाँ पर क्या हो गया B। और AO वाली जो लेंथ है वो भी रेडियस है, और OB वाली जो लेंथ है वो भी रेडियस है। और ये जो एंगल है ये कितने का दे दिया गया अगर क्वेश्चन में 60 डिग्री का। तो आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके जो दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो अगर AO और BO बराबर हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि AO इक्वल टू क्या है BO, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल B भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और उसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब अगर मैं तीनों एंगल्स का सम करूं, कौन कौन से एंगल है इसमें, एक एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल O है। तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। A और B दोनों इक्वल हैं, और O वाला जो है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो O की जगह 60 रख दिया, A को मैंने ऐसे ही लिख लिया और B की जगह भी मैंने A लिख लिया, क्योंकि A और B कैसे दे रखे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल A और एंगल A कितना हो गया 2 एंगल A। ये 60 प्लस का इधर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा ये माइनस का। तो 180 में से 60 गया तो कितना बचेगा 120। और इस 2 से जब आप इस 120 को कैंसिल करोगे इधर लाकर तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप इसका मतलब ये कह सकते हो एंगल A कितने का है, वो भी 60 डिग्री का। और A और B दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल B भी कितने का हो गया 60 डिग्री का। तो जब भी दो रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल दे दे 60 डिग्री का, तो इसका मतलब वो जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि जिस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल 60-60 के आ जाएं उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल AOB इज कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर आप क्या काम करोगे, सेक्टर का एरिया तो वही जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर 60 डिग्री का एंगल है तो हम यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट न लगाकर क्या लगाएंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर। और साइड किसकी, ट्राइंगल की। और ट्राइंगल की साइड क्या है, AO और BO, मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, R लेंगे, रेडियस लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब 90 डिग्री हो तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, और जब 60 डिग्री हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और एंगल आ जाए, वैसे आपके में जो क्वेश्चन आएगा वो 90, 60 या 120, इन तीनों के अलावा क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा कोई एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए कि 90 आ जाए, 60 आ जाए या 120 आ जाए, तीनों में काम कर जाए। तो हम एक फॉर्मूला अब डिराइव करते हैं जिससे कि हम तीनों को ही मतलब 90 हो, 60 हो या 120 हो, हर एक में लगा सकें। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है किस में लगेगा, बस जब 90 डिग्री हो। ये वाला कब लगेगा, बस जब यहाँ 60 डिग्री हो। तो अब हम एक बनाते हैं इसका जनरल फॉर्मूला, और उसका मैं आपको डिराइव भी करके बताता हूँ। तो मेन मुद्दा है अपना ये वाला कि ये जो ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि सेक्टर का तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन AOB का कोई हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाले लेता हूँ, और मान लीजिए वो ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं। और इस ट्राइंगल का नाम है AO और B। अब इस ट्राइंगल का मुझे निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेसिक हमारा फॉर्मूला वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ से इसकी एक हाइट डाल दूँ, मतलब एक OP नाम का मान लीजिए परपेंडिकुलर बना दूँ AB पर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि OP कितना होगा और AB कितना होगा। तो हम OP की और AB की लेंथ निकालने का कोई एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं।
हमें निकालना है इस पूरे का एक एरिया। तो ये यहाँ पर हमने कितने का बना दिया, 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर डाल दिया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, जो यहाँ पर आप अभी फॉर्मूला लिखोगे। तो ये हमें पता नहीं है, और हमने क्या काम किया है, हमने ड्रॉ कर लिया है OP किसके ऊपर, परपेंडिकुलर AB के ऊपर। तो अब आपके सामने दो ट्राइंगल्स यहाँ पर बने हुए हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है हमारा AOP और एक है BOP। और आपको एक चीज पता है यहाँ पर कि ये जो पूरा का पूरा दे रखा है AO, ये क्या है, ये है इसका रेडियस, और ये जो BO है ये भी क्या है, रेडियस। और ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये कितना है, यहाँ पर दे रखा है थीटा। तो पहला जो हमारा काम होगा वो इस पूरे के पूरे एंगल के, ये हम देखेंगे कि ये वाले दोनों एंगल्स क्या इक्वल हैं या नहीं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो वहां से फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे और एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो मैंने क्या चीज बताई है, इस चीज को डिटेल में अब समझाता हूं मैं। हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम है AOP, और दूसरा ट्राइंगल क्या है जिसका नाम है BOP। AOP ये वाला, BOP ये वाला। तो सबसे पहली चीज तो आप ये लिख सकते हो कि AO किसके इक्वल है, BO के इक्वल। दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको, AO इक्वल टू BO क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है रेडियाई। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना है इसका अगर आपको अंदाजा हो जाएगा तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे फिर। तो एक बार इसको अपने नजरों से जरूर गुजार दो। तो OPA ये वाला जो एंगल है, और हमारा ये वाला OPB, ये वाले दोनों के दोनों एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री। OPA ये वाला एंगल, OPA और OPB ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हो गए, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने OP क्या करा था, परपेंडिकुलर बनाया था AB पर। और तीसरी चीज हो गई, दोनों ही ट्राइंगल्स में OP क्या हो जाएगी, कॉमन। तो OP इक्वल टू OP क्या हो गया, कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। अब आपको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो एक तो आपने लिया है राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये जो रेडियस दे रखी थी OA और OB या AO और BO, ये दोनों की दोनों 90 डिग्री के सामने बैठ रही हैं, तो ये हाइपोटेनस हो गई एक 90 डिग्री, और ये बीच वाली OP क्या है, ये हो गई साइड। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, RHS। अब हम CPCT से लिख सकते हैं, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, बाय CPCT। अब ये क्यों किया है एंगल 1 और एंगल 2, और साथ में एक चीज और भी लिख सकते हैं कि AP किसके इक्वल होगी, PB के। ये भी CPCT से, फिर बताता हूं मैं। तो AP इक्वल टू PB, ये भी किससे आ गया, CPCT। अब ध्यान से देखो कि ये जो पूरा का पूरा एंगल था यहाँ पर, ये कितना दे रखा था, ये दे रखा था थीटा। हमने इसके दो टुकड़े कर लिए, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और ये दोनों बराबर भी हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ये भी थीटा अपॉन 2। ये दोनों के दोनों एंगल कितने के होंगे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल 120 का दे दिया, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, एंगल 160 का, एंगल 2 भी 60 का। देखो इसका प्रूफ इधर देख लेते हैं कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ें तो वो कौन सा एंगल बन रहा है, वो बन रहा है एंगल AOB। एंगल AOB, और एंगल AOB क्या था हमारा, थीटा। और 1 और 2 दोनों बराबर हैं, अभी हमने किए हैं यहाँ पर। तो हम 1 की जगह पर 1 ही रहने देते हैं, 2 की जगह पर 1 लिख सकते हैं, या दोनों जगह 2 लिख लो, मर्जी है अपनी। तो ये हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू थीटा। तो एंगल 1 कितने का आ गया, थीटा अपॉन 2 का। ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आ गया डिवाइड में। तो अगर एंगल 1 थीटा अपॉन 2 है तो एंगल 2 भी कितना होगा, वो भी थीटा अपॉन 2 ही होगा। मतलब दोनों के दोनों एंगल इक्वल थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये है थीटा अपॉन 2, और ये जो एंगल 2 है ये भी कितना है, थीटा अपॉन 2। अब ये क्यों किया है, अब हम क्या काम करते हैं, इन वाले ट्राइंगल्स में, एक तो हमारे पास ट्राइंगल है कोई सा भी ले लो, या तो मान लीजिए AOP हमने ट्राइंगल ले लिया, तो वहां से हम क्या काम करेंगे, OP निकालने की कोशिश करेंगे और AP, क्योंकि मेन हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल AOB का एरिया। तो मुझे मेरी ये जो हाइट है OP ये चाहिए, और AB वाला डिस्टेंस चाहिए। AB वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो पहले AP तो निकालूं, क्योंकि जितना AP होगा उतना BP होगा। तो कोई सा एक ट्राइंगल ले लेते हैं इनमें से, उसमें लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल, मान लीजिए मैंने इधर वाला ट्राइंगल ले लिया, इसका नाम क्या है, इस ट्राइंगल का नाम हमें दे रखा है AOP,
और इसमें मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर चुका हूं, ये है θ/2। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो, तो इस ट्राइंगल में हम लिख लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम है AOP। तो ये जो थीटा है, इस थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, मतलब जो भी हमारा एंगल होता है जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं, उसके सामने वाली साइड को हम क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस। और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ऐसे ही तो लेते हैं हम, जिस भी एंगल के रेफरेंस में बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, एक तो ओपी पता करनी है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और एक आपको एपी पता करनी है। और आपके पास ये जो हाइपोटेनस है ये दे रखी है, ये हाइपोटेनस कितनी है, आर, ये दे रखी है ना यहाँ से यहाँ तक की। तो आपको क्या काम करना है, इसके अंदर आपको लगाना है साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा और उसमें हाइपोटेनस भी आ रखी होगी। तो अब हम लिखते हैं, मान लीजिए पहले आपको पता होगा साइन क्या होता है, तो साइन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये चीज हमने पढ़ रखी है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, उसमें हमने ये चीज पढ़ रखी है, पढ़ी होगी ना। PBP अपॉन HHB, यहाँ पर होता है अपना क्या, साइन, और इधर क्या होता है, कॉस। तो पहले मैंने P अपॉन H लगाया, मतलब साइन लगाया। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना क्या, AP, और हाइपोटेनस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक OA। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन θ/2, AP की जो लेंथ है उसको तो हम निकाल लेंगे ही, और OA वाली जो लेंथ है वो हमें दे रखी है, कितनी है, R। तो इस R को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा R sin θ/2 इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, AP। ठीक है, अभी AP आई है हमारे पास, लेकिन हमें निकालनी क्या थी, हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा बेस कितना, AB। तो जितनी AP है उतनी ही PB है, ये चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो अभी हम AB बाद में निकालेंगे, पहले मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं क्या, OP। तो OP क्या है, यहाँ पर बेस है, तो बेस हमारा इसमें आता है कॉस में। तो अब आप लिखोगे कॉस θ/2 इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह पर क्या रखेंगे हम, OP, और हाइपोटेनियस की जगह पर क्या रखेंगे, AO या फिर OA। तो यहाँ पर इस किसकी वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पर तो हाइपोटेनस पता है बस हमें, तो OP को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और OA जो है हमारे पास वो दे रखा है कितना है, R। ठीक है, तो यहाँ से इस R को भी हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा R cos θ/2 इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई है, OP की। मतलब ये आ गया अपना क्या, ट्राइंगल का हाइट। ये जो ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो OP तो आ गई अपने पास R cos θ/2 करके, और साथ में जो हमारा AB है बस वो रह गया। तो आपको क्या काम करना है, अब यहाँ पर AB और निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, नाउ AB इक्वल टू क्या होगा, AP प्लस PB, और ये दोनों की दोनों इक्वल भी हैं, मतलब जितना AP है उतना ही क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। और AP हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है, R sin θ/2। तो ये हमने लिख दिया R sin θ/2। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, AP की जगह पर कितना आ जाएगा, AP की जगह पर भी लिखेंगे हम R sin θ/2, और साथ में PB की जगह भी क्या लिखेंगे, R sin θ/2। तो ये कितने हो गए, ये हो गया 2R sin θ/2। मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए ये x है और ये x है, तो x और x मिलाकर 2x। ठीक है, तो अब हमारे पास AB भी आ चुकी है, मतलब कि बेस भी आ चुका है, और साथ में हाइट भी आ चुकी है। जब ये दोनों चीज आ गई तो अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और वहां से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला तैयार होने वाला है, जो कि हम किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एंगल आएगा उसमें हम लगा सकते हैं। तो देखो, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का बेस कितना है उसका नाम बताओ। तो बेस है यहाँ से यहाँ तक कितना, AB, और हाइट कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, वो है OP। तो 1/2 AB हम निकाल चुके हैं क्या, AB हमने अभी निकाला था, यहाँ पर कितना है, 2R sin θ/2। इस 2 से इस 2 को मत काट देना, ये 2 है मल्टीप्लीकेशन में, और ये एंगल का आधा है। θ/2 का मतलब क्या है, एंगल का हाफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, 2R sin θ/2, 2R sin θ/2। और OP कितना है,
OP हमने यहाँ पर निकाला था आर कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे आर कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 है, इनके 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको काटने के लिए मतलब नहीं है। वैसे तो जो भी एंगल दे रखा होगा उसका तो हाफ करना ही है, लेकिन इस वाले 2 से इस 2 को मत काटने लग जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आ गया आर साइन थीटा बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई आर कॉस थीटा बाय 2। तो आर की जब आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, मतलब जो भी हमें एंगल दे रखा होगा उस एंगल का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब आप वापस लौटो वहां पर जहां पर हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट में हम यहाँ पर अटक रहे थे कि हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें आएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर 90 डिग्री आए तो आप लगा देना सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आता है 60 डिग्री तो आप लगा देना √3/4 साइड का स्क्वायर। या फिर अगर भूल जाओ तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जितनी भी मैंने आपको डेरिवेशन बताया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की जगह जो हमने अभी यहाँ पर निकाला था आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला ये मेन है। अगर आप यहाँ पर जो भी हमको थीटा दे रखा होगा, ज़्यादातर मैंने आपको बताया 90 देगा या 60 देगा या 120 देगा। अगर यहाँ पर आता है 90 तो 90 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 45। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू हमें पता होती है, 8 चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ी थी। अगर देता है मान लीजिए 60 डिग्री तो यहाँ पर 60/2 कितना हो जाएगा, अगर 60 दे देता है तो 60/2 हो जाएगा 30। यहाँ पर भी 60/2 कितना हो जाएगा 30। तो साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू भी हमें पता होती है। और अगर मान लीजिए एंगल दे दिया कितने का 120 का, तो 120 का आधा कितना कर देंगे 60। तो हमारे पास साइन 60 कॉस 60 दोनों की वैल्यू पता होती है। अगर इसके अलावा कोई और एंगल आए, जैसे अगर आप कहने लगो कि सर अगर यहाँ पर एंगल हमें दे दिया 30 डिग्री का, दोनों सेक्टर मतलब दोनों रेडियस के बीच में 30 डिग्री का एंगल आ गया, तो फिर यहाँ पर हम फंस जाएंगे, क्योंकि 30/2 कितना होगा 15 और यहाँ भी 30/2 कितना होगा 15। तो साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू तो हमें आती नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपके सिलेबस में ही नहीं है वो। और अगर देता भी है तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही बताएगा कि साइन 15 कितना रखना है, कॉस 15 कितना रखना है। मेन चीज आपको जो याद रखनी है वो कौन कौन से एंगल के लिए आएगा क्वेश्चन, 90 के लिए आएगा, 60 के लिए आएगा और 120। इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यही 3 एंगल्स आ सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया माइनर सेगमेंट की बात। अगर आता है मेजर सेगमेंट तो क्या करेंगे, तो हमें अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो सीधा सिंपल मैं अभी आपको पीछा बताता हुआ भी आया हूं कि अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो बस पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, जो पूरा का पूरा सर्कल है उसमें से कौन सा हिस्सा निकाल दो, ये जो माइनर सेगमेंट वाला जिसमें मैंने रेड कलर का शेड करा है इसको बाहर निकाल दो। मतलब इसमें से क्या कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को कर दो माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका इंट्रोडक्शन। मैंने ज़्यादातर सभी चीज़ें आपको बेसिक से लेकर और जो बिल्कुल डीपली जो चीज़ें थी वो सब चीज़ बता दी हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ आपको लग रहा हो कि ये चीज़ छूट गई तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह करते हैं हम। ठीक है।